जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर जून 27 करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन के साथ साथ वैल्यू एडिशन का भी हमें काम करना है। जैसे पहला टॉपिक जो है वो है थर्स्ट वेव। अब हमने हीट वेव न्यूज़ में बड़ा सुना है, हीट वेव है ना, स्पेशली इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में रहते हैं, वो हीट वेव काफ़ी झेलते हैं क्योंकि उस रीजन में गर्मी पड़ती है। लू जैसे इवेंट्स हम वहाँ पे, लू जैसे फेनोमिनन हम वहाँ विटनेस कर सकते हैं। अभी एक नया टर्म आया न्यूज़ में, थर्स्ट वेव। तो इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हीट थर्स्ट वेव के कॉन्सेप्ट को यूज करके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं और जीएस पेपर 3 मेंस में हम लोग क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट थर्स्ट वेव को हीट वेव से कंपेयर भी करेंगे। देन एक इनिशिएटिव एनी स्पार्क्स, नॉर्थ ईस्ट के जो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बीट आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, इनके स्टूडेंट्स के अंदर स्पेस प्रोग्राम को लेकर, स्पेस के फील्ड में आगे रिसर्च को लेकर, स्पेस के फील्ड में नॉलेज गेन करने को लेकर एक बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिससे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, राइट, सेकेंडरी स्कूल वाले स्टूडेंट्स, हम इनके सारे डिटेल्स देखेंगे, वो स्पेस के फील्ड में आगे रिसर्च या पढ़ाई को लेकर पहले से एक्साइटेड हों, है ना, इंटरेस्ट दिखाएं। उससे रिलेटेड एक ये इनिशिएटिव बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। इसके डिटेल्स क्या हैं देख सकते हैं इसे। देन वी विल स्टडी नेटो समिट, नेटो नेशंस। इसके बारे में आप इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में भी पढ़ते हो, मेंस के जीएस पेपर 2 में। अब प्रीलिम्स में नेटो से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये जो नेटो समिट 2025 है, ये कहाँ पर हुआ, इसके क्या रेलेवेंस थे, ऑल दिस थिंग्स। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025, अगेन जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उससे रिलेटेड रिपोर्ट, इसमें इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में, वो देखेंगे। देन एक वर्ल्ड मैप पर एक प्लेस न्यूज़ में था जिसका नाम है सियोस आइलैंड। व्हाट इज दिस सियोस आइलैंड और चियोस आइलैंड? दिस सियोस आइलैंड, इसका हमें वर्ल्ड में लोकेशन देखना है, किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है वो देखना है। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और आज मैं तुम्हें कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो टॉपिक है वो है थर्स्ट वेव। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो थर्स्ट दिख रहा है, जैसे अभी सपोज मैंने अभी डिनर किया, मुझे प्यास लग रही है, तो हमने अपने प्यास बुझाने के लिए पानी पी लिया। अब सुबह से अगर मैंने पानी नहीं पिया और गर्मी काफ़ी तेज़ है तो मुझे प्यास ज़्यादा लगेगी, हम सबको प्यास ज़्यादा लगेगी। कुछ वैसा ही फेनोमेनन अभी ऑब्जर्व किया गया कि एटमॉस्फेयर की प्यास बढ़ गई है। अब एटमॉस्फेयर की प्यास कैसे बुझेगी? वो एटमॉस्फेयर की प्यास रूह अफ़ज़ा पी के नहीं बुझनी है। एटमॉस्फेयर की प्यास कैसे बुझेगी? वो जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, पॉन्ड में, रिवर्स में या फिर प्लांट्स के अंदर जो वाटर है, उसको ऐसे चूज कर, उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करके, तब ये एटमॉस्फेयर की प्यास बुझेगी। इसी को थर्स्ट वेव बुलाया गया है। सिंपल तरीके में ये समझ लो। आप यहाँ द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड्स स्पॉटलाइट्स इंडियाज डेटा एंड रिसर्च गैप। सो कम टू दिस क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है थर्स्ट वेव को लेकर कि अ थर्स्ट वेव रेफर्स टू 3 or more consecutive days of extreme atmospheric evaporative demand driven by hot, dry and sunny conditions। कि hot, dry and sunny conditions में एटमॉस्फेयर का जो इवेपोरेटिव डिमांड है ना, इवेपोरेशन कैसे होगा, यहाँ सरफेस पे जो वाटर है उससे या प्लांट्स में जो वाटर है उससे, तो ये डिमांड ना काफ़ी बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर की प्यास बढ़ गई है, इवेपोरेशन को वो और ज़्यादा पुल कर रहा है। दिस इज थर्स्ट वेव, इसको थर्स्ट वेव बुलाया जाता है। ओके, क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट, अनलाइक हीट वेव, थर्स्ट वेव आर डिफाइंड सोलली बेस्ड ऑन हाई टेम्परेचर। एक्चुअली ये गलत है गाइज, क्योंकि थर्स्ट वेव जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे बेस्ड नहीं है। हाई टेम्परेचर के साथ साथ विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। क्या सिर्फ गर्मी रहती है तभी हमें ज़्यादा प्यास लगती है? हम उस रोज़ वर्क ज़्यादा करते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी प्यास ज़्यादा लगती है। सो ऑल अदर थिंग्स, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, विंड, ये सारी चीज़ें थर्स्ट वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग था। थर्ड क्या है? थर्स्ट वेव कंसिडर मल्टीपल क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग विंड, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इस सेकंड स्टेटमेंट को जब हमने रिजेक्ट किया, थर्ड स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर देता है कि इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से थर्स्ट वेव जैसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहां एटमॉस्फेयर का जो पुल है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। सो आंसर क्या होगा इसका? 1 and 3 ओनली। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम इसको थोड़ा और यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं थर्स्ट वेव को। एक इमेज जो तुम देख सकते हो स्लाइड में, यहाँ जो इमेज है, इस इमेज में देखो कि किस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो सूख गए हैं एंड यहाँ पे क्रैक्स पड़ गया है मिट्टी में, ठीक है। सो थर्स्ट वेव का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया कि 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हो, हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर भैया थर्स्टी हो गया है, प्यासा हो गया है, जो सॉइल से, प्लांट से, वाटर बॉडी से पानी निकाल रहा है, इवेपोरेशन करवा रहा है।
किन फैक्टर्स के वजह से? तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, जो कि ट्रेडिशनल हीट वेव से अलग है। अभी हम ट्रेडिशनल हीट वेव को भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। ग्लोबल वार्मिंग जो एक कंडीशन है या क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट है, वो इसको और ज़्यादा इंटेंस बना रहा है, बनाएगा ही इंटेंस। यहाँ जरा देखो इस साइड जहाँ भी मेरे माउस का कर्सर है, यहाँ मैंने क्या मेंशन किया? इवेपोरेटिव डिमांड। तो इवेपोरेटिव डिमांड क्या है? जैसे हमारी बॉडी का वाटर डिमांड क्या होता है कि अगर सपोज हमने आज ज़्यादा पसीना बहाया, राइट, इफ़ स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, हालांकि स्वेट वर्ड यूज नहीं किया जाता है फॉर मेन और फॉर वीमेन एज वेल, वी यूज परस्पायर, है ना, बिकॉज समवन हैज सेड दैट ओनली पिग स्वेट, मेन परस्पायर, ह्यूमन परस्पायर। तो हमारे बॉडी का वाटर डिमांड कब होता है कि सपोज हम परस्पायर ज़्यादा कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा बह रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर की नीड होगी। उसी तरह से इवेपोरेटिव डिमांड होता है कि एटमॉस्फेयर को कितने वाटर की नीड है। अब वो इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज कब होगा? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा। इन सब के केस में इवेपोरेटिव डिमांड भी इंक्रीज होता है, राइट। चलिए अब हीट वेव और थर्स्ट वेव को जरा कंपेयर कर लें। तो पहले हीट वेव की बात करते हैं। हीट वेव कैसे डिफाइन किया जाता है? हीट वेव डिफाइन किया जाता है जब हाई एयर टेम्परेचर हो। मतलब ये लू जैसे फिनोमिनन कब होते हैं? जब एयर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप इस एयर के मतलब लू वाले फिनोमिनन के, लू एयर के टच में आए तो आपकी बॉडी से क्या होगा? ह्यूमिडिटी खत्म होगी। आपकी बॉडी से वाटर कंटेंट अगर नहीं है तो आपके बेहोश होने के चांसेस हैं, चक्कर आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा आपके बॉडी का जो भी वाटर कंटेंट है उसको भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ सो थर्स्ट वेव का हीट वेव का हमने देखा कि हाई एयर टेम्परेचर के वजह से जनरेट होता है। थर्स्ट वेव जो है इसमें सिर्फ एयर टेम्परेचर की बात नहीं है, एयर टेम्परेचर के साथ साथ बाकी भी जो डिमांड्स हैं जो एटमॉस्फेयर में ड्राइंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, थर्स्ट वेव उसके वजह से हो रहा है। हीट वेव्स आर कॉज्ड बाय पार्टिकुलरली टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न, वाइल थर्स्ट वेव वाज कॉज्ड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड पैटर्न, विंड स्पीड, एवरीथिंग। मतलब हीट वेव से ज़्यादा हीट वेव का नुकसान मोस्टली क्या होता है? मोस्टली हीट वेव का जो इम्पैक्ट है ना वो ह्यूमंस पे पड़ता है, राइट। इसलिए बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे गर्मी के दिनों में, तो मम्मी क्या करती थी, अभी भी क्या किया जाता है कि आप पानी पी के घर से निकलिए। मैं यही कहती है कि पानी पी के घर से निकलो कि वाटर अगर सपोज गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, राइट। तो इसका मेनली इम्पैक्ट जो हीट वेव का वो ह्यूमन पे पड़ता है, थोड़ा बहुत प्लांट पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि प्लांट पूरी तरह से इससे इम्यून रह जाते हैं, बट थर्स्ट वेव का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो प्लांट पर पड़ ही रहा है, ह्यूमन पे डायरेक्टली नहीं पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन अब खड़े तो नहीं है ना सूरज के नीचे डायरेक्टली। इसका इम्पैक्ट जो है वाटर बॉडी पे पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट सॉइल पे पड़ रहा है, तो एक लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारा थर्स्ट वेव। हीट वेव की क्राइटेरिया पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आज फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज पर IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर प्लेन एरिया में बढ़ता है या हिली एरिया में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है और ये सस्टेन्ड रह जाता है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर दिया जा सकता है। दूसरा भी कंडीशन है कि अगर किसी रीजन का नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, सपोज हम लोग जैसलमेर की बात कर रहे हैं, राजस्थान की, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 4 से 5 डिग्री का इंक्रीज हुआ तो पक्का हीट वेव के कंडीशन बोले जाएंगे। और अगर 6 से 7 डिग्री का इंक्रीज हो गया इस नॉर्मल 40 डिग्री में, तो फिर तो इसको भैया सीवियर हीट वेव का कंडीशन बोला जाएगा। सीवियर कंडीशन, लोगों को सलाह दी जाती है कि आप घर से बाहर ना निकले दिन के टाइम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनी स्पार्क्स, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। आप यहाँ देख सकते हो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है स्क्रीन के राइट साइड में। क्या उसमें लिखा हुआ है? दैट सेकेंड बैच ऑफ स्टूडेंट्स टू विजिट इसरो फ्लैग्ड ऑफ। मतलब स्टूडेंट्स का सेकेंड बैच जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से सेलेक्ट किए गए हैं, ये अभी इसरो के लिए निकले हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रोनोज पेगू जी का नाम है, दैट ही फ्लैग्ड ऑफ द सेकंड बैच ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एन एजुकेशनल विजिट टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बेंगलुरु। कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के सेकंड बैच को, क्योंकि पहला बैच अभी जस्ट अप्रैल में गया था, अब यहाँ देखो ये मेरे माउस को देखो, फर्स्ट बैच अप्रैल में गया था, सेकेंड बैच को अभी भेजा जा रहा है जून में, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है दैट द प्रोग्राम इज जॉइंटली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन MDO-NER एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए 60:40 रेशियो। एकदम सही बात है जी, कि जैसे सबसे पहले तो हम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MDO-NER
और यहाँ पर हमने ले लिया असम ले लिया, यहाँ पे हमने अरुणाचल ले लिया, यहाँ हमने नागालैंड ले लिया, यहाँ हमने मेघालय ले लिया। तो इन सब स्टेट्स के बीच में फंड का कैसे शेयरिंग होगा, 60% जो है वो MDO-NER कर रहा है, ठीक है, एंड जो 40% है वो स्टेट्स खर्च कर रहे हैं। तो 60:40 में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड डिफरेंट जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो इस तरह से खर्च बियर करेंगे। द प्रोग्राम एम्स टू टेक 800 साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन टू विजिट इसरो सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। करेक्ट है, एक बार में 800 स्टूडेंट्स को नहीं ले जाएगा, एक बार में 90 से 100 स्टूडेंट्स को ले जाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कितने बैच बना लिए जाएंगे, 8 बैच बना लिए जाएंगे। तो इस तरह से 8-9 बैच बनाकर स्टूडेंट्स को एक एक बार करके, पहला बैच हो गया, दूसरा बैच हो गया, जैसे दूसरा बैच अभी जून में गया ना, तीसरा बैच सपोज जुलाई में गया, फिर अगस्त में गया, इस तरह करके अलग अलग बैचेज में स्टूडेंट्स को ले जाया जाएगा अलग अलग स्टेट से चूज करके, ताकि वो इसरो सेंटर जाएँ, वहाँ विजिट करें और स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट पैदा करें। द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस इनिशिएटिव। अगेन करेक्ट कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नाम की ये जो एजेंसी है NESAC, ये नोडल एजेंसी है जो इस इनिशिएटिव को देखेगी, इसका लुक आफ्टर करेगी। यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट थे। चलिए अब हम थोड़ा और देखते हैं NE-SPARC के बारे में। आप यहाँ पे जिन पर्सन को देख रहे हैं, ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, राइट, ही इज़ ग्रेट साइंटिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन है। इसरो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर भी इसरो से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैंने तुम्हें यहाँ बता रखा है। हम यहाँ पर अभी फिलहाल इस स्कीम के बारे में बात कर लें। तो इसरो के चेयरमैन साहब V नारायणन साहब इसरो के चेयरमैन है, वो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के साथ बाकी जो फिर रेस्पेक्टेड गेस्ट्स हैं उनको। NE-SPARC का एम क्या है? NE-SPARC का एम जैसे पहले मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के बीच में इग्नाइट करना। क्या इग्नाइट करना? क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, उनके बीच में ये जील इग्नाइट करना, उनके बीच में ये इंटरेस्ट इग्नाइट करना कि आप स्पेस के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे पढ़ाई करें, रिसर्च करें, ताकि देश बढ़े। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं? सिविल सर्विसेज की तैयारी आप सब लोग कर रहे हो, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पल डेवलप करें। तो उसी डायरेक्शन में ये प्रयास है। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने GS पेपर 2 में भी यूज कर सकते हो ना गाइज, कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है उस डायरेक्शन में ये प्रयास है NE-SPARC नाम का। कर सकते हैं कि नहीं? ये फंडिंग का आपने को मैंने बता दिया 60:40, मतलब 60% मिनिस्ट्री देगी और 40% जो है वो स्टेट्स देंगे। 800 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 से 12 के बीच वाले स्टूडेंट्स हैं ना, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी वाले। 100 का बैच बनाया जाएगा, 90 का बैच बनाया जाएगा और सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इस तरह से इसरो सेंटर में भेजे जाएंगे। प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन ये NE-SAC नाम की बॉडी कर रही है। अब हम जरा इसरो के बारे में बात करें तो इसरो जो है इसका फाउंडेशन होता है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब हम जो स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं वो अगेन ह्यूमन काइंड के ही सर्विस के लिए है, चाहे हम धरती पर काम करें या स्पेस पर काम करें। तो स्पेस पर काम करने वाली हमारी बॉडी इसरो, ये ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या संस्कृत हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट तो वैसे फाउंडेशन 1969 में है, पर इसकी एक पेरेंट बॉडी थी जिसको कहा जाता है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1962 में बाई आवर ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित नेहरू, चाचा नेहरू ने 1962 में इनकोस्पार का एस्टेब्लिशमेंट किया था। किसके सजेशंस पर, किसके लीडरशिप में? डॉक्टर विक्रम साराभाई, लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना। इनकी जीवनी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, इनकी जो वाइफ थी, सी ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विच फील्ड, बता सकते हो? और इनके फादर का नाम बता सकते हो? मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में तुम्हें बताया है, जिन जिन क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है। इनके फादर के साथ साथ इनकी बुआ का नाम भी बता दो, है ना। इनकी बुआ को क्या बुलाते हैं, है ना, पेही बुलाते हैं, फुआ बुलाते हैं। उनका नाम भी बताओ, उनका क्या रोल था। मॉडर्न हिस्ट्री में जिन्होंने पढ़ा है वो बता सकते हैं, बाकी लोगों आगे भी क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में इस तरह से इनकोस्पार 1962 में बना, जो कि रोहिणी सेट सीरीज ऑफ रॉकेट जो है इसका डेवलपमेंट भी इनकोस्पार से शुरू हुआ था। आगे जाके इनकोस्पार का नाम क्या पड़ता है? इसरो पड़ता है। कब? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और है, आप मुझे इसरो के पहले चेयरमैन साहब का नाम बताओगे, दैट हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। यहाँ पे आपके प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है ही, अभी मैंने पिक्चर भी दिखाया था, आप फर्स्ट चेयरमैन का नाम मुझे बताओ। नाउ कम, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में होता है। पर्पस एकदम क्लियर है। पर्पस क्या है? टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स
to coordinate between different departmental schemes and the people or those who are implementing these schemes, इसके promotion पे, इसके implementation पे किस तरह से ये schemes जो हैं वो implement हो पा रहे हैं कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के क्या specific demands हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एडुकेशन को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर या बाकी किसी चीज़ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, उन सारी चीज़ों को देखना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, और हम एनी स्पार्क्स के बारे में जो डिटेल्स है, यहाँ डिटेल्स तो तुमको मैंने बताई है, आप स्टूडेंट्स को देख सकते हो किस तरह से वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन रहे हैं, राइट। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एनीसैक की बात करें तो एनीसैक जो है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ जरा ध्यान दो। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है 1971 में अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग होता है, हेडक्वार्टर शिलोंग। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव एनीसैक, जो कब एग्जिस्टेंस में आता है? 2000 में। पर्पस क्या है? पर्पस है इसके नाम में ही छिपा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को और बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट देना, चाहे वो स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रोग्राम हो या यूथ रिलेटेड प्रोग्राम हो, इन सबको सपोर्ट करना, यही प्राइमरी पर्पस है एनीसैक नाम की इस इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेटो, है ना। ये नेटो है, वो नाटू नाटू वाला नहीं है, नाटू 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 डांस, है ना, RRR मूवी का। RRR मूवी अगर तुमने देखा है तो RRR मूवी में एक फ्लैग है, उस फ्लैग का डिज़ाइन बता सकते हो? उस फ्लैग का डिज़ाइन कैसा था अगर पिक्चर देखी हो तुमने? और नहीं भी देखी है पिक्चर तो मैडम भिकाजी कामा के बारे में पढ़ना। मैडम भिकाजी कामा ने वो फ्लैग डिज़ाइन किया था जिसे उस मूवी में दिखाया गया है। बाय द वे लुक एट दिस समिट। यहाँ पे ये जो हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, पर इनके पीछे एक तो ट्रम्प अंकल दिख रहे हैं बड़बोले, और बाकी नेटो के जो मेंबर्स हैं, है ना, मोस्टली यूरोपियन नेशंस और 2 अमेरिकन नेशंस, आपको एक तरफ ट्रम्प दिख रहे हैं और फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। तो इनकी समिट रिसेंटली हुई 2025 में। न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल था और ट्रम्प तो बड़बोले हैं ही। ट्रम्प ने क्या बोला? डैडी हैज़ टू समटाइम्स, अपने आप को डैडी बुला रहे हैं कि भाई हम तो सबके बाप हैं, पर ये बाप नहीं है, ज़बरदस्ती दादा बनने की कोशिश करते हैं, है ना, गुंडा वाला दादा बनने की कोशिश, बिग ब्रदर, अमेरिका की पुरानी आदत है। खैर, नेटो से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या? नेटो वॉज एस्टेब्लिश इन 1949 थ्रू साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन ट्रीटी। करेक्ट है, ये सब बेसिक्स याद रखना है, ये फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, तो ये फैक्ट्स याद रखना है। इसको IR के आंसर्स में भी यूज कर सकते हो तुम अपने मेंस के आंसर्स में, राइट, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। नेटो का एस्टेब्लिशमेंट 1949 में होता है, ऑब्वियसली किस ट्रीटी को साइन करके? या तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बोलेंगे या वॉशिंगटन ट्रीटी बुलाते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस एनश्राइंड इन आर्टिकल 5 ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटी, कि इस ट्रीटी का एक आर्टिकल 5 है जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। कलेक्टिव डिफेंस की अगर नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक हुआ, तो नेटो जो ग्रुप है वो उसको अपने ऊपर अटैक मारेगा। ये प्रिंसिपल में से अच्छा है। हम लोग जब एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, तो अगर हमारे किसी एक मेंबर पर किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो उस टीम, उस फैमिली पर अटैक है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, ये हम भी मानते हैं, अपने घर में मानते हैं। नेटो ने इसी प्रिंसिपल को आर्टिकल 5 में मेंशन किया है। सेकंड भी करेक्ट है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन द हैग, नीदरलैंड्स, वेयर द 2025 समिट वॉज हेल्ड। ये पार्सली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। 2025 का समिट बिल्कुल हैग नीदरलैंड में हुआ है, बट नेटो का हेडक्वार्टर ना हैग में नहीं है, नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। चलिए, अब नेटो के फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं। 1949 में फॉर्मेशन होता है वॉशिंगटन ट्रीटी को साइन करके। हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अभी 32 कंट्री जिसके मेंबर है, जिसमें 30 आपके यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका के। ये मेंबर आप देख सकते हो यहाँ पे 32 नेटो मेंबर्स हैं, 2 अमेरिकन पार्ट, एक यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और कनाडा हो गया, और बाकी यूरोपियन नेशंस। ठीक है, चलिए, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑब्जेक्टिव तो आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस, कि भैया एक पर तुमने अटैक किया तो हम सब मिलकर तुमको छोड़ेंगे नहीं। देन क्राइसिस मैनेजमेंट, ग्लोबल पीस कीपिंग, दूसरों के फट्टे में टांग कराना, अमेरिका की पुरानी आदत, नेटो नेशंस की भी आदत, एंड USSR के ग्रोथ को काउंटर करना इनका एक मेन पर्पस था। इसलिए अभी रसिया से हमेशा इनके सिंग लड़ते रहते हैं। नेटो का न्यू टारगेट जो कि 2025 समिट में इन्होंने डिसाइड किया कि नेटो नेशंस अपना 5% GDP कंबाइंड डिफेंस में लगाएंगे।
अब देखो, इनकी असलियत दिख रही है ना कि रसिया को काउंटर करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए या एशिया में जो हमारा प्यारा भारत है, जो इंडिया है, उसके ग्रोथ को काउंटर करने के लिए किसी तरह से, अब पाकिस्तान को तो नेटो का मेंबर बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नेटो नेशंस अपने डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वो एशिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एशियन नेशंस भी राइज कर रहे हैं, एशिया को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, रसिया को कंट्रोल करने के काम आएगा। इसलिए 5% जीडीपी का ये कंबाइंड डिफेंस में खर्च करेंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट याद रखो, मेंस में काम आएगा बड़े तुम्हारे। देन एक और टारगेट क्या है, अब इस 5% जीडीपी में 3.5% जीडीपी कोर मिलिट्री स्पेंडिंग होगा एंड 1.5% जीडीपी ब्रॉडर सिक्योरिटी होगा। मतलब 3.5% कोर मिलिट्री, जिससे हम मिसाइल्स बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, और 1.5% से साइबर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एनर्जी प्रोटेक्शन करेंगे, जिसका भी यूज हम मिलिट्री में कर सकें। अभी एग्जिस्टिंग कितना है, तो 2% जीडीपी है, इसको डबल से भी ज़्यादा करने की बात है। एग्जिस्टिंग 2% है, इसको डबल से भी ज़्यादा करने की बात हो रही है 5% तक। ठीक है, तो ये डिटेल याद रखें। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। यहाँ न्यूज़पेपर द हिंदू ने क्या लिखा, इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 ऑफ एसडीजी इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एक अच्छी बात है, खुशखबरी है हम सबके लिए कि इंडिया ने पहली बार एसडीजी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में 99th प्लेस सिक्योर किया है। तो पहली बार टॉप 100 में हम आए हैं 167 नेशंस के बीच में। तो पहले जरा एसडीजी के बारे में बात कर लें, फिर एसडीजी रिपोर्ट पर भी जाएंगे। एसडीजी आर 17 गोल्स एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 टू गाइड ग्लोबल डेवलपमेंट एफर्ट्स। बिल्कुल ये वो 17 गोल हैं जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को गाइड कर रहे हैं। हम देखेंगे एसडीजी गोल्स के बारे में। द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द एसडीजी गोल इज 2030। 15 साल का है कि भाई 2030 तक अचीव कर लेना है। हालांकि कंसर्न की बात यह है, रिपोर्ट में ये मिला है कि ओनली 7% ही हम अचीव कर पाएंगे, मतलब बहुत ख़राब हालत चल रहे हैं। The Sustainable Development Goals Report, which monitors global progress on SDG annually, is published by Sustainable Development Solution Network, a UN initiative. Again करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 2 करेक्ट था ही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम का एक जो UN इनिशिएटिव है वो पब्लिश करता है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहले देखो, फिर हम एसडीजी के डिटेल्स भी तुम्हें बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रोग्रेस है जो हर ईयर डिसाइड किया जाता है कि भैया यूएन मेंबर्स 2015 का वो जो गोल था उसमें किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको रिलीज कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है। अब 2030 का जो टारगेट है, 2030 के लिए जो टारगेट है, तो 2025 में क्या आया, इस रिपोर्ट से ये निकल कर आता है। देखो बड़ी कंसर्निंग बात है इस रिपोर्ट में, दैट यूरोपियन, पहली बात जो यूरोपियन कंट्री के लिए खुशखबरी है क्या कि यूरोपियन कंट्री दे टॉप द इंडेक्स। जैसे फिनलैंड फर्स्ट पर है, आप यहाँ देख सकते हैं, फिनलैंड फर्स्ट, स्वीडन सेकंड, डेनमार्क थर्ड, जर्मनी फोर्थ, फ्रांस फिफ्थ। तो ये यूरोपियन कंट्री टॉप 5 में है। हमारे प्यारे भारत की बात करें तो भारत ने कौन सा रैंक सिक्योर किया है, 99th। ये भारत के लिए इंप्रूवमेंट है, हमने 99th रैंक सिक्योर किया है। तो तुम मुझे बताओगे ये एसडीजी रिपोर्ट 2025 में है, 2025 में हमने क्या रैंक सिक्योर किया, 99th। अब अगर तुमसे एग्जामिनेशन में पूछे, प्रीलिम्स में दे दे कि एसडीजी रैंक रिपोर्ट 2024 में इंडिया का क्या रैंक था, तो 99 में ना 10 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 109। चेक करना, यही है रिपोर्ट, यही था रैंक पिछले साल, ठीक है, 2024 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा फिर एसडीजी प्रोग्रेस, एसडीजी रिपोर्ट क्या बोल रहा है, दैट एसडीजी प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड एट ग्लोबल लेवल, बड़ा धीमा हो गया या रुक गया है। ओनली 17% ऑफ 17 टारगेट्स एडॉप्टेड बाय द यूएन मेंबर कंट्रीज इन 2015 प्रोजेक्टेड टू बी अचीव बाय 2030। 7% नहीं, 17%, सॉरी 17% ही टारगेट अचीव हो पाएंगे। तो कंसर्न की बात है ना कि हमने जो 17 टारगेट रखे हैं उसका बस 17 ही अचीव हो पा रहा है, 7 नहीं 17, ओनली 17 ही अचीव हो पाएगा, 17% ही अचीव हो पाएगा। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं कि एक तो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट होते रहती है। अब जैसे ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान जो चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। पॉवर्टी कैसे दूर होगी, हंगर कैसे दूर होगा, राइट। क्लाइमेट पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इंडिया के साथ साथ बाकी बड़े नेशंस की बात करें तो चाइना का रैंक 49th है, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। यूएसए का रैंक 44th है। बाकी छोटे नेशंस की बात करें इंडिया के पड़ोसियों की, तो श्रीलंका 53rd, मतलब इंडिया से बढ़िया रैंक पर है। भूटान 74th, नेपाल 85th, उसके बाद हमारा इंडिया, बांग्लादेश 140th, पाकिस्तान 114th, 114th रैंक है, और पाकिस्तान का 140 रैंक है, 140th रैंक है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको 2015 में अडॉप्ट किया गाइज, तो इससे पहले भी एक गोल था जो कि यूनिवर्सली या ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट को प्रमोट करता था, जिसका नाम था मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG। ये हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसमें देखो कितने हैं, 8 गोल्स हो रहे हैं। इसको और एक्सपेंड किया जाएगा और एक्सपेंड करके टोटल कितना गोल बना दिया जाएगा, 17, कि क्लियरली हर चीज़ पर ध्यान दिया जाए। पहले क्या था, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पोवर्टी, कि भैया पोवर्टी और हंगर एक ही गोल में आ रहे हैं। MDG की बात करें तो एक में थे, तो SDG ने क्या बोला कि हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ से भी 2 निकल गया ना, पोवर्टी अलग हंगर अलग, ये देखो यहाँ पर 2 निकल गया, ये रहा पोवर्टी, ये रहा हंगर। तो 2 जब गोल निकल गया तो इसमें ईजिली वर्क करना आसान हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं कि हम भैया हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में भी कैसे पढ़ेंगे, तो पहले एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ेंगे। तो पॉलिटी क्या, पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो अलग डिवाइड कर लेते हैं ना, जितना सेग्रीगेट कर लेते हैं टॉपिक को, उसको टारगेट करना आसान हो जाता है। यही SDG में भी था, MDG से SDG में किया गया है ना। इस तरह से ये 17 गोल हैं। कई मेमोनिक्स होते हैं गाइज इन 17 गोल्स को याद रखने के लिए, कई ट्रिक्स होते हैं, एंड आई विश कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक शेयर करो। तो इससे क्या होगा ना, इससे हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। हर स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग ट्रिक हो सकता है, तो एक बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा SDG को याद करने का। सारे एस्पिरेंट को फायदा होगा, है ना। शेयर करना इसको। हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2012 में होती है। इसका एम है टू प्रमोट प्रैक्टिसेस एंड सॉल्यूशंस फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मेन पर्पस वही है कि आप रिसर्च करो या रिसर्च को सपोर्ट करो और ये देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कितना हो रहा है, कैसे अचीव किया जा सकता है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश कीजिए। इसके सेक्रेटेरिएट अलग अलग जगह पे हैं, जैसे पेरिस में है, कुआलालंपुर में है एंड न्यूयॉर्क में है, राइट। तो खैर ये सेक्रेटेरिएट वगैरह का मल्टीपल लोकेशन है। मेन इसका पर्पस याद रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट इसने SDG रिपोर्ट 2025 पब्लिश किया है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, ओवरऑल बस 17% ही टारगेट अचीव हो पाएंगे। ये सारी बातें देख लीजिएगा, ये सारी बातें याद रखिएगा जो मैंने अभी समझाया है। आप यहाँ पे इंडिया का रैंक देख सकते हो कि इंडिया अभी 99th प्लेस पर है, पिछले साल 109 है ना, उसके पहले 112। इस तरह से इंडिया का किस तरह से ग्रोथ हो रहा है ना। इस मैप को, इस पाई चार्ट को ध्यान से याद रखिएगा। सॉरी, दिस इज नॉट अ पाई चार्ट, ये पाई चार्ट नहीं है। कौन सा चार्ट बुलाते हैं इसको, बताना। स्टैटिस्टिक्स जैसे जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स डिटेल में पढ़ा होगा। आप बिहार PCS अगर दोगे तो वहाँ मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। कौन से चार्ट का टाइप बुलाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सियोस आइलैंड। सियोस आइलैंड न्यूज़ में था, क्या लिखा गया था न्यूज़ में, दैट सियोस आइलैंड इज सफरिंग ड्यू टू वाइल्ड फायर की वजह से सियोस आइलैंड सफ़र कर रहा है। तो हमें सियोस आइलैंड का ना लोकेशन मालूम करना है। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं सियोस आइलैंड से रिलेटेड। पहले इन क्वेश्चंस को देख लो, फिर मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा। इट इज सिचुएटेड इन एगियन सी क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ टर्की। एगन सी, गेम ऑफ थ्रोन वाले जो हमारे फैन हैं उनको एगन टारगेरियन याद आया होगा। इट इज सिचुएटेड इन एगन सी, ग्रीस के पास है ना। वो गेम ऑफ थ्रोन का भी बैकग्राउंड कुछ वैसा ही था। क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ टर्की, टर्की के वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज है। सही है, करेक्ट है। सियोस इज नोटेबल फॉर इट्स एक्सपोर्ट ऑफ मैस्टिक गम एंड इज पॉपुलरली नोन एज मैस्टिक आइलैंड। मैस्टिक गम के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए इसको मैस्टिक आइलैंड भी बुलाते हैं, सियोस आइलैंड को। अगेन करेक्ट है, याद रखना, ये मैस्टिक एक गम है। अभी दिखाता हूँ पिक्चर। इट लाइज इन द आयोनियन सी वेस्ट ऑफ द मेनलैंड ग्रीस। एक्चुअली ये आयोनियन सी में नहीं लाइज करता है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ये मैप देखो तुम एक बार, पहले ये मैप देखो। मैप देखकर इसको और अपने दिमाग में बिठा लो। और जितना भी मैप बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना गाइज, ये रेगुलर रिवाइज करते रहो मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ये यहाँ है सियोस, और कौन से सी में, एजियन सी में। एगियन सी, एगन टारगेरियन, एगन सी में, एगन टारगेरियन वाले नाम से। टर्की यहाँ है, तो टर्की के कहाँ पड़ रहा है, वेस्ट में पड़ रहा है। और ग्रीस के कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। ये चीज़ ऐसे याद रखिए। आयोनियन सी ये ग्रीस के वेस्ट में पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो सियोस आइलैंड है वो ग्रीस के ईस्ट में और टर्की के वेस्ट में पड़ता है, एगियन सी में। ओके, चलिए हम यहाँ पे मैस्टिक गम की बात करते हैं। ये ठंडी के दिनों में मम्मी गोंद के लड्डू बनाती है, बड़े अच्छे लगते हैं गोंद के लड्डू खाने में।
तो ये वही गोंद है गाइज, ये फेविकॉल वाला गोंद नहीं है, ये वो गम नहीं है जो कि आप कॉपी में फॉर्म में अपने फ़ोटो चिपकाने के लिए यूज करते हो, एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपकाने के लिए, वो गम नहीं है, ये नेचुरल गम है। और इसको ऑब्वियसली क्लीन करके जब कंज्यूम किया जाता है ना तो ये काफ़ी बेनिफिट्स देता है, जैसे ओरल हेल्थ के लिए, हार्ट बर्न रिड्यूस करने के लिए, आपके शरीर को ताकत देता है, ठंड से बचाता है, तो ठंड के दिनों में इसका स्पेशली सेवन किया जाता है, ठीक है। मैस्टिक गम बुलाते हैं और ये इस रीजन से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इसलिए सीओस आइलैंड को मैस्टिक आइलैंड भी बुलाते हैं। टर्की के वेस्टर्न कोस्ट में है, वो देख चुके हैं हम। यहाँ पे एक बड़ी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है नियामोनी मोनेस्ट्री एंड विलेजेज। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ये भी याद रखो कि नियामोनी विलेज या नियामोनी मोनेस्ट्री कहाँ है, तो सीओस आइलैंड में है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। कल जो मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दिया था, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, और देखो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आजकल ना स्टूडेंट्स की सिंसियरिटी देखकर अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह जब एक टाइम मैंने फिक्स कर दिया है ना, सुबह 8 AM का, 8 AM से कुछ पहले 5-10 मिनट पहले का, कि उस टाइम में ये स्ट्रीम होता है, और कुछ सिंसियर स्टूडेंट जो सुबह सुबह उठ जाते हैं वो उसको उसी टाइम में देखकर उसी टाइम में आंसर्स करके प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करके अपना दिन का टास्क ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिंसियरिटी ना मुझे तुम सबसे चाहिए कि सब लोग सुबह उठो और उसी टाइम में इसको कंप्लीट कर लो। मतलब सुबह के 9 बजने तक आपके ये जो करंट अफेयर्स MCQ हैं और वैल्यू एडिशन है मेंस के लिए, ये आपका सुबह 9 बजे तक हो जाए, कितना बढ़िया होगा। इसी वजह से तो रात को अभी जाकर मैं कर रहा हूँ कि आपका सुबह 9 बजे तक एक पार्ट कंप्लीट हो जाए करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये कीजिए, इसको लेकर और सिंसियरिटी बनाइए, ये मुझे चाहिए, तुम्हारे तरफ से ये कमिटमेंट चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, क्या है, इट इज़ ए ज्वाइंट कोलैबोरेशन अमंग स्पेस एजेंसी ऑफ नासा, रॉसकॉस्मोस रसिया, ESA यूरोप, जाक्सा जापान एंड CSA कनाडा। सही है जी, इन पांचों का एक कोलैबोरेशन है। इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर विच इज़ कंसिडर्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट। हाँ जी, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब लो अर्थ ऑर्बिट को देखो, यहाँ समझ लो, वैसे ऑर्बिट के अलग अलग टाइप हैं, लो अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट है। कभी मैं तुमको ये ऑर्बिट्स के बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। अभी लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अर्थ के क्लोज होता है, इसलिए नाम है इसका लो अर्थ ऑर्बिट। डिस्टेंस इसका 160 से 2000 किलोमीटर के बीच है। किस काम के आता है, तो भैया रिमोट सेंसिंग के, अर्थ ऑब्जर्वेशन के, या सैटेलाइट इमेजिनिंग के, और कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। वैसे मोस्टली जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, कॉन्स्टेलेशंस, मोस्टली जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, बट कुछ कम्युनिकेशन या कॉन्स्टेलेशंस वाले पार्ट वो हमें क्लियरली लो अर्थ ऑर्बिट में दिखते हैं। और स्पेशली इसका काम किस लिए किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन के लिए या सैटेलाइट इमेजिंग के लिए। और साथ ही साथ अब जब हमारा, जैसे अभी कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो निकले, या फिर जो भी स्पेस हमारे ट्रैवलर निकलते हैं, तो वो अर्थ से निकलकर जल्दी से यहाँ स्पेस स्टेशन तक पहुँच जाएँ, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी यहाँ तक पहुँचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर इसको हम और ऊपर रखेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर कर देंगे, तो फिर नुकसान होने के चांसेस है ना, इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज प्लान्ड टू बी कंप्लीटेड बाय 2035। सही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब भारत अपना, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। पहले ये प्लान था 2030 तक, पर हम अभी गगनयान को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इस कुछ और बाकी कुछ प्रैक्टिकल रीजन्स के वजह से, ऑपरेशन चैलेंजेस के वजह से 2030 नहीं 2035 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर। वैसे पीस का पीस हो रखा है पूरी दुनिया में, बट फिर भी देखते हैं। द GPI इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एंड कवर्स ओवर 150 कंट्रीज फॉर पीसफुल रैंकिंग। सही है, यहाँ पे मैंने 150 कंट्रीज ओवर 150 लिखा था। इसका मतलब क्या है कि 150 प्लस, इसमें 150 माइनस भी हो सकता है। यूजुअली ओवर 150 मतलब 150 प्लस। अब उसमें 5 जोड़ लो, 10 जोड़ लो, अराउंड 163 कंट्रीज का रैंकिंग डिसाइड किया गया। ठीक है, कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। द 2025 इंडेक्स रैंक्स इंडिया एट 115th पोजीशन, इंडिकेटिंग अ डिटोरेशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पार्सली करेक्ट और पार्सली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ओवरऑल क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। कैसे ओवरऑल इनकरेक्ट होगा कि इंडिया का जो पोजीशन है वो 105 तो है, बट पहले से डिटोरेट नहीं कर रहा है, बिगड़ा नहीं है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट का मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आंसर में, यहाँ उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने आधा पार्ट देखा कि इंडिया का रैंक 115th, मार दो, करेक्ट मार दो। इतनी हड़बड़ी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने बोलता हूँ मैं तुमको। डिटोरेट नहीं किया है, पहले से इंप्रूव हुआ है। ये देखो यहाँ इंडिया रैंक 115th विथ ए CPI स्कोर ऑफ 2.229, 0.58% इंप्रूवमेंट। पहले इसका रैंक कितना था, 116th से हम कहाँ पहुँचे हैं, एक रैंक ऊपर 115th पे पहुँचे हैं, और अपना जो परफॉर्मेंस है ना उसको भी बढ़ाया है।
तो इसलिए इंडिया का परफॉर्मेंस बिगड़ा नहीं है, अच्छा हुआ है। सेकंड रॉन्ग। तो आंसर हमें मालूम हो चुका है 1 and 3 ओनली। आइसलैंड कंटिन्यूज टू टॉप द जीपीआई एज मोस्ट पीसफुल कंट्री। बिल्कुल आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है। रसिया सबसे ख़राब माना गया है पीसफुल कंट्री के लिस्ट में, 163rd पे है, और यूक्रेन 162nd पे। खैर इसमें पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज कर रही है, उसके ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए वगैरह में कुछ ज़्यादा ही, क्या कह सकते हो उसको आप, डीप नेटवर्क हैं, इसलिए रसिया का रैंक इतना ख़राब भी करके दिखाया गया है। ठीक है, बाकी हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसको मेना नाम दिया गया है यहाँ पर, रिमेन्स द वर्ल्ड्स लीस्ट पीसफुल रीजन फॉर 10th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। कि हमारा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जो है वो लगातार 10 सालों में वर्ल्ड का सबसे लीस्ट पीसफुल रीजन रहा है। और ओवरऑल ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल पीसफुल डिटोरेट हुआ है 0.636% से। इंडिया का डिटोरेट नहीं हुआ, इंडिया का इम्प्रूव हुआ है। एक बार फिर से मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को, देख लो, इंडिया का इम्प्रूव हुआ है 0.58% से, रैंक भी इम्प्रूव हुआ है, पर वर्ल्ड का ओवरऑल 0.36% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये, और जहाँ गलती किया था तुमने वो सही कर लेना। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहला है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। ये वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो कि न्यूज़ में था, ये किस नेशन में है? एक आर्टिकल मैंने तुमको, आर्टिकल का क्लिप मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा अनवेल्स स्टनिंग इमेजेस ऑफ द यूनिवर्स। अब एक आइडिया तो लग गया कि वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है वहाँ पे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा लगा हुआ है। तो थोड़ा पढ़ना इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, सिर्फ प्लेस नहीं ढूंढना, ये भी पढ़ना कि इस ऑब्जर्वेटरी का पर्पस क्या है ना। ये नीचे यहाँ पे ये जो कोर्स का नाम देख रहे हो ना, कर्मयोगी फाउंडेशन क्लासेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो कर्मयोगी फाउंडेशन क्लासेस के लिए स्मार्ट आईएएस में नाम है, पर तुम सब कर्मयोगी हो अपने आप में। कर्म करो, देखो फल भी मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी है, पर ऊपर वाला फल देगा, कब तक रोके रखेगा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। आए दिन न्यूक्लियर वेपन यूज में रहते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन के यूज का क्या प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, और जो भी सेशंस हैं उनको अच्छे से देखिए, पढ़ाई अच्छे से रेगुलर करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि सुबह जितनी जल्दी हो सके इसको फिनिश कर लो। दिन में भी जिन लोगों का मौका मिल रहा है कर लो, बट सिंसियरली करो, तब तुम्हारे मेंस के आंसर इंप्रूव होंगे, प्रीलिम्स के लिए डर नहीं रहेगा, है ना। बार बार ये समझाता हूँ तुम्हारे भले के लिए, तो समझो। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने घर वालों का, अपनी माँ का, अपने भाई बहनों का, सबका ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।